नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 4 सालों से बारूदी आग में झुलस रहे रूस यूक्रेन के पीस प्लान के खेल में क्या डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो पाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से फेल हो गए? क्या डील मेकर एक और डील करा पाएंगे? फ्लोरिडा में ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 2.5 घंटे तक आमने सामने बैठे, लेकिन नतीजा कुछ सामने नहीं आया है। डोनबस पर मतभेद कायम है, कोई सुरक्षा गारंटी पर सहमति नहीं बन पाई है। जेलेंस्की चाहते हैं कि नेटो के आर्टिकल 5 जैसी गारंटी मिले, यानी अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका सीधे जंग में इंटरवीन करे, जंग में उतरे। ट्रंप का संदेश साफ है, अमेरिका अब दूसरों के लिए जंग नहीं लड़ेगा। तो सवाल क्लियर है, क्या यूक्रेन को अब सिर्फ वायदे मिल रहे हैं, गारंटी नहीं? और क्या यह जंग अब अंतहीन बर्बादी की ओर बढ़ चुकी है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि 95% मुद्दों पर सहमति बन गई है। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की जंग रोकने की बात कर रहे हैं। लगभग 3 घंटे तक एक बेहद गोपनीय बैठक चली, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ ठोस सामने नहीं आया है। अभी कोई सीजफायर नहीं है, रोड मैप दिख रहा है, लेकिन भरोसे की गारंटी नहीं है। आपको ट्रंप जेलेंस्की की बैठक की बड़ी बात क्या रही है, सबसे पहले वो बताते हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की। फ्लोरिडा में ट्रंप जेलेंस्की की बातचीत अभी तक बेनतीजा नजर आई है। 2.5 घंटे की मीटिंग में कोई बात नहीं बनी है। पीस प्लान पर भी कोई सहमति नहीं बनी है। डोनबास पर भी मतभेद बरकरार है। पुतिन सीजफायर को तैयार नहीं है। ट्रंप ये कह रहे हैं पीस डील आसान नहीं है, जेलेंस्की कह रहे हैं। तो सवाल यह नहीं है कि क्या मीटिंग में कुछ सहमति बनी है या नहीं बनी है, या ये मीटिंग फेल हो गई है। सवाल यह है कि क्या जंग रोकने वाला कोई बचा है? पहले युद्ध का मतलब था टैंक, सैनिक सीमाएं, लेकिन आज की जंग में मिसाइलें हैं, ड्रोन है, साइबर अटैक है, आर्थिक हथियार हैं, सैंक्शंस हैं, और रूस यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां सिर्फ शहर नहीं उजड़े, पूरी वैश्विक सप्लाई चेन हिल गई। यूक्रेन भी अब 4 सालों के नॉन स्टॉप युद्ध से थक कर समझौते की पटरी पर लौट चुका है, लेकिन थोड़ा भी झुकने को तैयार नहीं है। वो समझौता अपनी शर्तों के साथ करना चाहता है। फिर अमेरिका में ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात होती है, घंटों की बात होती है, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है। ये पेच कहां फंसा हुआ है, ये समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डोनबास चाहते हैं पुतिन, जेलेंस्की डोनबास छोड़ने को तैयार नहीं है। सुरक्षा गारंटी अमेरिका देने को तैयार है, सुरक्षा गारंटी पर पुतिन की सहमति बाकी है। सुरक्षा गारंटी बिल्कुल नहीं मानेंगे पुतिन, यह भी साफ नजर आ रहा है। ज़पोरिज़िया एटमी प्लांट पर भी पेच है। जेलेंस्की चाहते हैं अमेरिका प्लस यूक्रेन की कंट्रोल। ट्रंप ने दिया रूस, यूएस और यूक्रेन के कंट्रोल का प्रस्ताव। जेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को आर्टिकल 5 नेटो जैसी गारंटी मिले, सुरक्षा गारंटी। जेलेंस्की की मांग शुरू से रही है, क्लियर मांग रही है नेटो के चार्टर, आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी। मतलब अगर रूस ने हमला किया तो अमेरिका और नेटो सीधे मैदान में उतरे। लेकिन ट्रंप का रुख पहले से बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा साफ है। अमेरिका यूक्रेन की जंग अपनी जंग नहीं बनाएगा। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप कई बार कहते रहे हैं कि अमेरिका दूसरे देशों के लिए युद्ध नहीं लड़ेगा। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है, टकरा जाती है। डोनबास पर भी मामला फंसा हुआ है। अब जरा डोनबास को भी समझिए। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, रूस के लिए रणनीतिक ताकत है, यूक्रेन के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, पश्चिम के लिए शक्ति संतुलन की परीक्षा है। और जब तीनों के हित आपस में टकराते हैं तो समझौता नहीं, विनाश पैदा होता है। अब आपको बताते हैं कि नेटो आर्टिकल 5 जैसी गारंटी की कीमत क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेटो चार्टर आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का मतलब पूरी सुरक्षा की गारंटी, हमला होने पर अकेला न छोड़े जाने का भरोसा, यह आश्वासन कि सहयोगी देश सिर्फ बयान नहीं कार्रवाई भी करेंगे। यह सबसे मजबूत सुरक्षा आश्वासन माना जाता है। इसी वजह से कई देश नेटो में शामिल होना चाहते हैं। रूस जेलेंस्की यूक्रेन के लिए आर्टिकल 5 जैसे गारंटी शब्दों में चाहते हैं, आसान शब्दों में एक पर हमला यानी कि सब पर हमला, जैसे कि नेटो में होता है। जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका खुलकर कहे कि हम तुम्हारे साथ युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं अगर तुम सीजफायर कर देते हो। इसके पीछे जेलेंस्की दलील देते हैं कि भविष्य में कभी भी रूस यूक्रेन पर हमला करने से बचेगा। यह एक स्थायी शांति समझौते की नींव रखेगा, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका की बैकिंग होगी।
एक ऐसी गारंटी जो सीधे तौर पर अमेरिका को कनेक्ट करेगा यूक्रेन के साथ किसी भी जंग में। तो सवाल यह उठता है कि क्या जेलेंस्की की सुरक्षा, यूक्रेन की सुरक्षा मांग रहे हैं या पूरी जंग को ही अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यह जंग अब इंसानियत को मार रहा है। इस जंग की कीमत देखिए आप। यूक्रेन शहर उजड़ चुका है, कई शहर खंडहर बन चुके हैं, एक पूरी पीढ़ी या तो हथियार उठा चुकी है या कब्रिस्तान में सो रही है, लेकिन फिर भी जंग जारी है। क्यों? क्योंकि ये जंग अब रूस बनाम यूक्रेन नहीं है, ये एक तरह से यूरोप, अमेरिका, यूक्रेन बनाम रूस हो चुका है। ये नेटो बनाम क्रेमलिन हो चुका है। ये वर्चस्व बनाम अस्तित्व की लड़ाई हो चुका है। और ऐसी लड़ाइयों में इंसान सबसे सस्ता हो जाता है। और आज अमेरिका खुद सवाल पूछ रहा है कि कब तक अरबों डॉलर खर्च किया जाए, कब तक हथियारों की सप्लाई की जाए। यही थकान इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हटा तो रूस आगे बढ़ेगा, रूस आगे बढ़ा तो यूरोप कांपेगा, और यूरोप कांपेगा तो फिर नेटो इसमें एंटर करेगा। यानी पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर का सीन बन के ही रहेगा अगर इसे सीजफायर नहीं कराया गया तो। अब जरा रूस को देख लीजिए। रूस को वक्त चाहिए और रूस के पास वक्त है। और यूक्रेन की अगर बात की जाए तो उसकी इकोनॉमी लगभग ध्वस्त हो चुकी है। वो यूरोप और अमेरिका के भरोसे बैठा है। रूस लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक दोनों देशों ने बहुत कुछ खोया है। अगर आप देखेंगे इस जंग को तो यूक्रेन ने 45,000 सैनिक खोए हैं, 1 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, 15,149 से ज्यादा टैंक बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हुई, 8,000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम तबाह हुए, 14,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए, 20,000 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए हैं, 60 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं और 70 लाख लोग गरीब हो गए। ये यूक्रेन की बात रही। रूस की बात भी आप देख लीजिए। 1.25 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, 2 लाख से ज्यादा घायल हैं, 18,923 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं, 9,867 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो चुके हैं, 700 करीब आम नागरिकों की मौत हुई और जीडीपी में गिरावट 4.5% की है। यानी रूस की इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है। इतिहास गवाह है, जब एक पक्ष थकता है तो दूसरा इंतजार करता है। इंतजार घात लगाने की, इंतजार सही मौके की और सटीक हमले की, जिससे जंग और ज्यादा बेरहम हो जाती है। और आज यही वजह है कि दुनिया डर रही है कि कहीं ये 3rd वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा पेच है वो एक और है, नेटो आर्टिकल 5। क्या जेलेंस्की अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे हटना राजनीतिक आत्महत्या है? या फिर सबसे बड़ी बात कि अब जेलेंस्की क्या करेंगे, क्या समझौता करेंगे वो? इसके लिए वो कह रहे हैं कि उसे अपनी मुल्क में अपने लोगों की राय लेनी होगी, यानी कि जनरल रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, पब्लिक रेफरेंडम की बात कर रहे हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि 95% मुद्दों पर सहमति बन गई है, बस पुतिन की हामी बाकी है। पुतिन की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। तो क्या 2026 में उम्मीद की किरण नजर आ रही है, या 2026 भी एक खूनी साल होने वाला है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो जंग है, इसका असर सिर्फ यूक्रेन और रशिया तक नहीं है, इससे भारत भी परेशान हुआ है। प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर हुआ है। सबसे तगड़ी मार एनर्जी सेक्टर पर पड़ी है। हमको प्रेशर किया जा रहा है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें, हम दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदें जहां से महंगे तेल मिलेंगे। एनर्जी सेक्टर हिट होगा। और एक विकासशील देश के लिए, खासकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए जिसकी रफ्तार लगभग 8% जीडीपी की है सालाना, उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो आज पूरा इंडिया बोल रहा है कि इस युद्ध में सीजफायर होना चाहिए और पूरा भारत इस पक्ष में खड़ा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा रात, नेता रिपब्लिकन पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से लाइव, आपका भी स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजीव जी से करना चाहेंगे। संजीव जी, क्या लग रहा है 2026 में कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? हालांकि पुतिन तो एक तरह से जीत चुके हैं, उनको जो टारगेट अचीव करना था वो कर चुके हैं, तो क्या वो इस 20 पॉइंट के मसौदे पर अग्री करेंगे? देखिए, ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में मारा लागो फ्लोरिडा में जो बैठक हुई है,
वो जो अभी तक के जो शांति के जो प्रयास चल रहे हैं उसकी दिशा में एक सकारात्मक कदम अवश्य है। लेकिन इसके जाहिर है कि जैसा कि आपने स्वयं बताया कि कोई इसके सब्सटेंशियल जो आउटकम्स हैं अभी सामने नहीं आए हैं। क्योंकि अब ये जो प्रपोजल है इसको रशिया को का क्या रिएक्शन होता है उसका अभी इंतजार करना होगा। और अभी तक इस तरीके की कोई संकेत नहीं है कि रशिया इन बातों को मानने जा रहा है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, बातचीत की जो प्रक्रिया है, वो और अधिक लंबी चलने की स्पष्ट रूप से जो है संभावनाएं दिखाई देती है। क्योंकि जो टेरिटोरियल कंसेशंस का जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसके के ऊपर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। सिक्योरिटी गारंटीज का जो दूसरा विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी चाहता है, फॉरेन ट्रूप्स चाहता है। और जाहिर है कि इस तरीके के प्रपोजल्स पर भी रशिया को अपनी सहमति देनी होगी और रशिया अभी ऐसी सहमति देने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता है। जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर किसका अधिकार होगा, वो किस तरीके से पूरा उसका गवर्नेंस होगा, इसके बारे में भी एक बड़ा प्रश्न ये बना हुआ है। तो ये और कई ऐसे अन्य विषय भी हैं। ये मेरा ऐसा मानना है विवेक जी कि ये जो अभी बातचीत की प्रक्रिया है ये लंबी चलेगी। और रशिया का जहाँ तक संदर्भ है, रशिया भी इस युद्ध को एंडलेस तो नहीं कर सकता, लेकिन रशिया क्या अपनी जो 5 प्रोविंसेस उसने यूक्रेन के अपने अधिकार में ले लिए हैं, उसके बारे में वो किस तरीके का कंसेशंस देता है और क्या वो कंसेशंस देगा या नहीं देगा, वो सारे विषय अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बातचीत की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में ये जो मुलाकात है ये तो एक अच्छा कदम है। और इसी बात को भारत हमेशा से कह रहा था कि संवाद ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है और संवाद हो रहा है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। लेकिन ये संवाद की जो प्रक्रिया है वो चूंकि ये विषय बहुत ही जटिल है और अभी भी मिसट्रस्ट बहुत है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है महाशक्तियों के बीच में, इसी वजह से ये लंबा खिंच सकता है। आपने देखा कि एक तरफ यहाँ पर मारा-लागो में बातचीत भी चल रही थी और रशिया वहां यूक्रेन पर हमले भी कर रहा था, क्योंकि रशिया भी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाना चाहता है कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम ताकत के साथ करेंगे। हम एक अपना डिफेंस पोस्चर और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को वो मेंटेन करते हुए ही बातचीत करेंगे। और यूक्रेन भी इसी तरीके की पोस्चरिंग करता है, यूक्रेन भी लगातार ड्रोन्स के माध्यम से रशिया के ऊपर हमले कर रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ये जो बातचीत की प्रक्रिया अभी और चलेगी, ये लंबी चल सकती है और जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक जाहिर है कि हमले भी जो अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स हैं वो जारी रहेंगे। लेकिन मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि ये जो बातचीत की जो प्रक्रिया जो चल रही है और नेताओं का मिलना, रशिया और के नेता और अमेरिका का के राष्ट्रपति के बीच में भी मुलाकात डायरेक्ट हो चुकी है अलास्का में। और जाहिर है कि इसके बाद भी यूरोपियन जो लीडर्स हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क में है। ये जो मारा-लागो में बातचीत हुई उसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति उनके बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ। और इस पूरी बात के बाद वार्ता के बाद यूरोपीय नेताओं के साथ भी दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति सबसे जेलेंस्की बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि जेलेंस्की और पुतिन बातचीत की टेबल पर नहीं आ रहे हैं। देखिए ये अल्टीमेट वो निष्कर्ष होगा, अल्टीमेट वो कंडीशन होगी। लेकिन अभी वो स्थिति अभी बनी नहीं है कि यूक्रेन और रशिया साथ साथ बातचीत करने के लिए तैयार हों, लेकिन वो दिन अवश्य आएगा, मेरा ऐसा मानना है, विश्वास है। और ये ऐसा होगा तभी ये जाकर के सहमति बनेगी। मैं तो लेकिन एक बात संजीव सर, मैं तो बहुत पॉजिटिव इस बात को लेकर कि ये सीजफायर हो जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल हो जाना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास, बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन ले लूं। माथुर सर इस पर क्या कह रहे हैं उनसे जान लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी अमेरिका में है अभी और अमेरिका की नजरों से अमेरिका कुछ चीजों को देख रहे होंगे। लग रहा है कि ये कुछ पॉजिटिव इंस्टांस है इस बार की बैठक के बाद। सबसे बड़ी बात एक तो क्लैरिफाई कर दूं, मैं न केवल अमेरिका में हूं, मैं फ्लोरिडा में हूं। तो उसको कहीं आप इस मीटिंग के में भी कहीं शामिल हो रहे तो नहीं गए थे गुपचुप तरीके से? माधुर सर आपने बताया नहीं किसी को। आई विश विवेक, और आप जाकर जो है वहां पर स्ट्रेटेजी बनाकर आ गए हों कि भाई इंडिया के एक्स मेजर जनरल आ रहे हैं और बताएंगे कैसे युद्ध समाप्ति हो सकती है। भारतीय आर्मी का लॉ तो पूरी दुनिया मानती है ना। जी माधुर सर। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल भारतीय आर्मी का लोहा मानती है, और भारतीय जो कूटनीति है उसका भी लोहा पूरी दुनिया मानती है। उसकी जी। वजह यही है कि भारतीय कूटनीति इस बात पर आधारित है कि हर हर समस्या का समाधान बातचीत से निकल के आना चाहिए, हम्म। और इसीलिए ये जो बातचीत हो रही है ये एक वेलकम स्टेप है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं वही बात कहने वाला था कि जब तक दोनों पार्टीज आपस में बातचीत नहीं करेंगी, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई भी सोल्यूशन निकल के आना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है विवेक, कि जब आपकी जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हुआ करती हैं वो एक्सट्रीम्स में होती हैं। आप रशिया ने साफ कह दिया है कि मैं पूरा डॉनबास का इलाका अपने कब्जे में रखूंगा, ज़पोरिज़िया अपने कब्जे में रखूंगा, और उस न केवल ये कब्जे कब्जे में रखूंगा, उन्होंने ये कहा है कि जिस एरिया को हम क्लेम करते हैं वो सारा क्लेम वाला एरिया हमारा। या इसका अर्थ ये है कि जो 85% 80% उनके पास ऑलरेडी डॉनबास है, उसके अलावा जो 15% बचा हुआ है उसको भी वो रखना चाहते हैं। तो वो उनकी एक एक्सट्रीम डिजायर है, और उसके ये जेलेंस्की कहते हैं कि मैं सब कुछ वापस ले लूंगा, न केवल ये दूंगा बल्कि क्रीमिया पे भी मेरा अधिकार है। तो जब तक आपको इसका कम डाउन दोनों की तरफ से नहीं होगा, आपको अपना अपना जो स्टांस है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के इसका वो हो सकता है। अब जेलेंस्की जो है वो 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं, और आर्टिकल 5 वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी गारंटी। तो ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनका सोल्यूशन जब तक जेलेंस्की और पुतिन बात नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी नजदीक आ पाएगा। क्योंकि अमेरिका जो है वो ये नहीं कह सकता कि रशिया से टेलीफोन पर बात हुई पुतिन से और पुतिन ने क्या कहा। बात तो एंकरेज में भी हुई थी, बात और भी कई जगह हो रही है। तो ये मेरी समझ ये कहती है कि जहां तक सवाल बातचीत का है वो चलते रहने चाहिए। अब यह प्रयास होना चाहिए कि किस प्रकार से दोनों साइड्स को एक अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद वाला एग्जिट वहां से मिल पाए। जब तक ये इस प्रकार के एग्जिट की एक सिचुएशन को नहीं बनाएंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि यहां पर शांति स्थापित होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आप इसमें भी कोर्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप धमका करके किसी को कहें कि भाई तुमको मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा इसलिए आप ये बात मान लें, वो उसका वो नहीं हो पाएगा। अगर जेलेंस्की जितनी भी शर्तें रूस की हैं तमाम मान लेगा, तो वो अपने लोगों को किस प्रकार से, आप मुझे बताएं विवेक, कि आपने जहां से लड़ाई शुरू करी उसका अगर सारा ही मानना था तो आप उसी समय मान लेते तो इतने लोगों का नुकसान नहीं होता, इतना इकोनॉमिक सेटबैक नहीं होता। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और दो तीन इश्यूज जो हैं वो लगातार बने रहेंगे। पहला इशू है आपको सिक्योरिटी गारंटी, किस वैरायटी की सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। जहां तक सवाल हमने कहा कि ये अमेरिका का युद्ध है, अमेरिका का युद्ध तो हमेशा से था। ये युद्ध कभी भी मुझे लगता नहीं है कि यूक्रेन और रूस का, शुरू से अमेरिका जो है इस युद्ध में परोक्ष रूप से और शामिल रहा है, और उसी की वजह से ये मुझे लगता है युद्ध चालू हुआ था। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, आपको डॉनबास का जो इलाका है इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपको पहले ये करना पड़ेगा कि आप जहां हैं एज इट इज, वेयर आर वहां पर आप रुकें, सीज फायर करें, उसके बाद टेबल पे जाएं और फिर नेगोशिएट करें। तो ये जब तक नहीं होगा तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर भी और ज्यादा नहीं, और वो डेवलपमेंट आर्टिकल होने वाला 5 है। जैसी गारंटी भी मांग रहे हैं। कलेश ही इस बिल्कुल, बात पे और मचा कि भाई 50 आप नेटो में नहीं जाएंगे, और कह रहे भाई वो भी आर्टिकल 5 50 जैसी आर्टिकल गारंटी दो। 5 आर्टिकल भाई 5 मतलब एक पर देखो, हमला मतलब सब पर हमला। NATO हो गया। तो वो- तो ऐसा लगता है जेलेंस्की तो पीस चाहते ही नहीं है, वो अपनी नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्टिकल जी। 5 का अर्थ ही है कि आर्टिकल 5 का अर्थ ये है कि आप नेटो में आ गए। नेटो आपके आपके तो उससे ज्यादा और क्या नेटो का और कनोटेशन क्या है। आर्टिकल 5 जैसी गारंटी मतलब पूर्णिमा जी का रिएक्शन, उसके बाद मैं देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं। पूर्णिमा जी, क्या ये पीस डील वर्किंग लग रहा है आपको पूर्णिमा जी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। विवेक जी नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद आपने मैम। कल कल उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बिफोर द मीटिंग, उसमें तीन चार चीज स्ट्रेंज लगा मुझे। स्ट्रेंज तो नहीं लगा हमारे ऊपर, बट इट वाज एक्सपेक्टेड। मैं आपको बताऊं, आपकी अटेंशन वहां पे लेके जाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने कुशनर के नाम लिया था बिफोर मीटिंग। सेकेंड ऑफ ऑल, उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया था कि यूक्रेन हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ and lot of wealth to be made. This is the crux of the issue. Mineral is the crux of the issue. Today, Ukraine lost 22% land.
लैंड 20% लूज किया, लेकिन आपको एनालाइज करना है कि जो लैंड उन्होंने लूज किया वो क्या लैंड था। इट वाज द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बेस, हार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। उस बेसिकली यूक्रेन लॉस्ट द इकोनॉमिक फ्यूचर। उसमें 55 to 70% मिनरल है, एक्सट्रैक्टेबल मिनरल है। बिफोर 2022 मिनरल का जो वैल्यू था यूक्रेन का वो 14 to 15 ट्रिलियन डॉलर के वर्थ में था। कोई कोई तो उसको 25 ट्रिलियन भी बोल रहे थे। बट आप मुझे बताइए, यूक्रेन अभी जो कर रहे हो, यूक्रेन इज अ लूजर, a straight loser in this particular war. There is no doubt about it. There's no ifs and buts about it. America doesn't care for either Russia और यूक्रेन। अभी यहाँ पे अगर पॉलिटिकल एंगल्स में आप देखिए, दोनों पार्टी हैज सपोर्टेड यूक्रेन बिकॉज उनका वो दबदबा रखना चाहिए रूसोफोबिया का। रूसोफोबिया नहीं करेंगे तो यूक्रेन को डराएंगे कैसे, यूरोप को डराएंगे कैसे? यूरोप के पास यूनिफाइड मिलिट्री थोड़ी है जहाँ पे वो जाके फाइट करेंगे रशिया को। और उसका डिपेंडेंसी है नेटो के ऊपर। नेटो ने क्या किया, बेसिकली नेटो के डरा धमका के नेटो का परसेंटेज बढ़ा दिए ट्रंप ने 5%। अभी अभी सिचुएशन क्या है, लिटरली यूक्रेन कैन नॉट लिव विदाउट फॉरेन फंडिंग। यूक्रेन इज फिनिश्ड। यूक्रेन जी भी नहीं सकता यूनाइटेड स्टेट्स और यूके एंड नहीं, ईयू मैं की आपकी बात से फंडिंग मैं हो आपकी गया। बात से और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। इंडिविजुअली यूक्रेन तो ये वॉर हार चुका है। इंडिविजुअली वो हार चुका है। वो बस यूरोप और अमेरिका के कंधों पर टिका हुआ है। एब्सोल्युटली 100% नो डाउट अबाउट इट। जी, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं यूके देवनाथ सर के पास जा रहा हूं। बस एक ही बात करना था मुझे, यूक्रेन इज फिनिश्ड, इट ब्लीड्स, EU is paying for nothing and it's also almost finished dependent on NATO and America. US is the winner here. उन्होंने आर्म सेल्स इंटैक्ट रखा, उन्होंने एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनरल्स। अब मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे रशिया के हेल्प के बिना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ट्रंप इज डीलिंग विथ ट्रंप इज डीलिंग विथ पुतिन और कुशनर। अब कुशनर का रोल, ए बिजनेस रोल, इज द क्रक्स ऑफ द डील। ट्रंप इज गोइंग टू मेक मनी, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स अबाउट इट। आपने तो बहुत सिंप्लीफिकेशन कर दिया। मुझे लगता है बहुत आसान भाषा में आपने पूरे एक तरह से वॉर को ही सुलझा दिया पूर्णिमा जी आपने, कि भाई मिनरल डील हो गई, पैसा निकला, डोनाल्ड ट्रंप का काम हुआ, ट्रंप का बिजनेस सेटअप हो गया यूक्रेन में भी, और ट्रंप जो है वो खुश हैं। अब जेलेंस्की जो है वो अब सोचे उनको क्या करना है। देवनाथ जी, आपका रिएक्शन। विवेक जी, डोनाल्ड ट्रंप सीरियस नहीं है युद्ध रोकने के लिए। अगर वो चाहे तो आज रात युद्ध रुकवा सकते हैं। इस युद्ध की शुरुआत से लेके अब तक यूक्रेन की फौज को जो टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस मिसाइल्स मिली हैं, सब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो उनको मिली हैं अमेरिका से। इस युद्ध के शुरुआत से ही अभी तक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो यूक्रेन की फौज ने 2.5 लाख तोप के गोले दागे हैं। यूक्रेन की फौज ने 1 लाख टैंक के गोले दागे हैं। सबसे बड़ी बात है, यूक्रेन की फौज ने इस युद्ध में अभी तक 30,000 एंटी टैंक मिसाइल दागे हैं। ये सब के सब अमेरिका ने दिए हैं। तो यूक्रेन को अगर बाध्य करना है कि युद्ध बंद करें, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, जो अम्युनिशन होते हैं, वो आज रात को देना बंद कर देना पड़ेगा। अमेरिका अगर टैंक के गोले, तोप के गोले, एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो मिसाइलें हैं, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें हैं, ये आज देना बंद कर दे तो रात के 12 बजे युद्ध बंद हो जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत हो रही है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को कंज्यूमेबल जो आइटम होते हैं वो देते जा रहा है, तो यूक्रेन लड़ता जा रहा है। जेलेंस्की क्या चाहते हैं, मैं 3 शब्दों में बता दूं। 2026 में इलेक्शन होंगे। जेलेंस्की चाहते हैं कि वो युद्ध लड़ते रहें ताकि वो इलेक्शन में अपने को बहादुर नेता बनाकर फिर से इलेक्शन जीत जाए, उनकी पार्टी जीत जाए। लेकिन
लेकिन अगर जेलेंस्की ने पहले सीजफायर किया और दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसॉन रशिया को हैंडओवर कर दिया और उसके बाद अगर इलेक्शन हुए तो ना सिर्फ जेलेंस्की नहीं जीतेंगे इलेक्शन में, वरन उनकी पार्टी भी इलेक्शन में हार जाएगी। अंदेशा यह है कि अगर जेलेंस्की दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया इनको अगर रशिया को हैंडओवर कर देंगे तो उसके बाद कीव की गलियों में लोग, विरोधी पक्ष जेलेंस्की को पीछा करके गलियों में डंडों से और लाठी से मार डालेंगे। यह सत्य एकदम ट्रू CIA की रिपोर्ट है। तो जेलेंस्की चाहते हैं कि वो युद्ध लड़ते रहें, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन में वो फिर 5 साल के लिए जीत जाए, उसके बाद देखा जाएगा सीजफायर। और डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते हैं कि आज रात को युद्ध बंद करें, वो उनको कंज्यूमेबल जो होते हैं वो देना बंद कर दें। कल सुबह देखेंगे दुनिया भर में खबर फैल जाएगी युद्ध खत्म हो गया, जेलेंस्की बातचीत कर रहे हैं। जी, मैं इस आदमी, मतलब ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम वोल्दिमिर जेलेंस्की है, देवनाथ सर, मैंने आपने उस बात पे मेरी मुहर लगा दी जब मैंने कहा कि भाई इंडिविजुअली जेलेंस्की वॉर हार चुके हैं, बस अब लड़ रहे हैं चूंकि सपोर्ट है यूएस का और फंडेड बाय यूएस एंड यूरोप है। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं वोल्दिमिर जेलेंस्की, मैं इनको लेकर पहले बहुत ऑप्टिमिस्टिक हुआ करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके नाक का सवाल बन चुका है। वो पुतिन के आगे झुकना नहीं चाहते हैं और इस चक्कर में क्या कर रहे हैं, यूक्रेन का नुकसान करवा रहे हैं। 20 से 22% जमीन खो देना और रोज थोड़ी थोड़ी बढ़त रूसी सेना हासिल कर रही है, तो वो तो जीत के भी हार गए और पुतिन कभी उन इलाकों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये बात भी उतनी ही सच्चाई है, उतनी ही सच है, उतना ही यथार्थ है इसमें। मैं संजीव सर का रिएक्शन चाहूंगा इसमें, उसके बाद लौट रहा हूं बाकी मेहमान को। संजीव सर। देखिए विवेक जी, यूक्रेन की स्थिति वही है कि रशिया उसको जीतने नहीं देगा और अमेरिका और नाटो उसे हारने नहीं देंगे। और ये जो लड़ाई है वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये महाशक्तियों के बीच की लड़ाई है, ये रशिया यूक्रेन के बीच की लड़ाई नहीं है। मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि ये जो लड़ाई है ये इनडायरेक्ट तरीके से यूरोपियन थिएटर में महाशक्तियों के बीच में बैटल ऑफ डोमिनेंस है, वॉर ऑफ डोमिनेंस है। ये एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लड़ी जा रही है। और प्रत्यक्ष रूप से ये महाशक्तियां लड़ नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन प्रत्यक्ष लड़ेंगी उस दिन न्यूक्लियर वॉर में ये बदल जाएगा और फिर ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में बदल जाएगा। आज तक देखिए 4 वर्षों का ये लगभग युद्ध होने जा रहा है, फरवरी में 4 वर्ष हो जाएंगे और अभी तक रशिया ने यूक्रेन की रशिया ने नाटो की टेरिटरी में एक कोई गोली तक नहीं चलाई है। उसी तरीके से हम नाटो और अमेरिका ने रशिया की टेरिटरी में कोई गोली तक नहीं चलाई है, क्योंकि जिस दिन ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ तो वो बाइडेन के जो शब्द थे कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे को अगर शूट करना शुरू कर दें तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। और थर्ड वर्ल्ड वॉर एक न्यूक्लियर कंडीशन में लड़ा जाएगा। ये कब जो है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए कोई नहीं कह सकता, और उसके बाद जाहिर है कि सर्वनाश हो जाएगा, एकदम टोटल एक महाविनाश, सर्वनाश जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, डेड की सिचुएशन जिसमें कोई नहीं जाना चाहेगा। तो ये जो पूरी इस लड़ाई है ये महाशक्तियां ही लड़ रही हैं। और देखिए मैं पूर्णिमा जी से बिल्कुल सहमत हूं कि इसका जो सबसे जो बड़ा लाभ है, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इस पूरे रशिया यूक्रेन का जो सबसे बड़ा जो लाभ है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने उठाया है। और अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो जाहिर है कि सबसे बड़ा है और अमेरिका की रक्षा कंपनियों ने इसका बड़ा मुनाफा जो है उसमें उठाया है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी हाल का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरू हो जाने के बाद से अब तक रशिया ने अपने जो डिफेंस प्रोडक्शन को 22 गुना बढ़ाया है। जो रशिया का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी जो हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही तीव्र गति से उसको रैंप अप किया गया है, जाहिर है कि उसकी आवश्यकता थी। और ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो खेल होते हैं, जो गेम्स होते हैं, वो जाहिर है कि वो मानवता की कॉस्ट पर होते हैं। और ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर जिसको कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान आम लोग उठाते हैं, मासूम लोग उठाते हैं, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, जिनके ऊपर ये गोले जाके गिरे हैं, जो बॉम्ब्स गिरे हैं, उनका इस रशिया यूक्रेन युद्ध के तो बारे में क्या उसका नेचर है, ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है? जैसा कि यूके देवनाथ जी कह रहे थे कि आज अमेरिका वॉर में हथियार देना बंद कर दे, कल को युद्ध खत्म और यूक्रेन बैकफुट पर आ जाएगा।
तो फिर ये पीस डील के ड्रामे फिर तो बंद होने चाहिए अव्वल, और ये कहना बंद करना चाहिए कि भारत रूस यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है, रूस को फंड कर रहा है ऑयल खरीद कर। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो फिर यूएस है, जिसने इस युद्ध को अभी तक जिंदा रखा हुआ है हथियार और बाकी चीजों से सपोर्ट करके, क्योंकि उनको वहां पर अपना मिनरल्स निकालना है, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए उनको, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, अमेरिका विड्रॉ नहीं कर सकता, अमेरिका के पास विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका की है, ये लड़ाई यूक्रेन की नहीं है। यूक्रेन को यदि आप कल को हथियारों की सप्लाई बंद करते हैं तो अगर अल्टीमेट किसी की हार होगी तो अमेरिका की हार होगी, यूरोपियन देशों की हार होगी, रशिया अपने आप को कहेगा कि हम तो जीत गए। और देखिए, ये जो सीज फायर का जो पूरा नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इसमें एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी ही होगी, एक्सट्रीम पोजीशन से हटना होगा। जैसा कि अभी माथुर सर कह रहे थे कि जो एक्सट्रीम पोजीशन अख्तियार कर रखी है, रशिया ने भी अख्तियार कर रखी है और यूक्रेन ने भी, अमेरिका नाटो ने भी, तब तक ये युद्ध रुकने वाला है नहीं। और ये एक महाशक्तियों के बीच में चूंकि लड़ा जा रहा है, इसलिए और लंबा चल सकता है। यूक्रेन के पास तो एक हफ्ते तक की ताकत थी, अधिक से अधिक एक हफ्ते से ज्यादा वो नहीं टिकता और उसकी पराजय सुनिश्चित थी। लेकिन ये 4 वर्षों तक अगर खिंचा है तो जाहिर है कि अमेरिका और नाटो का युद्ध है, और अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रखकर के बंदूकें चलाई हैं, और ये डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा, वो डायरेक्ट नहीं सकते जिस युद्ध में, तो युद्ध है ये। जाहिर है कि अगर एक्सट्रीम पोजीशंस पर महाशक्तियां बनी रही तो ये अभी रुकने वाला है नहीं। और ये जो प्रक्रिया है बातचीत की जरूर चल रही है, और बाइडेन के समय में तो बातचीत भी नहीं होती थी, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ये आया है, कम से कम बातचीत हो रही है। और देखिए, एक बात मैं अवश्य विवेक जी कहना चाहता हूं कि कोई भी वॉर एंडलेस नहीं हो सकता। रशिया को भी अगर ये सोचता है कि हम इसको बहुत लंबे समय तक एंडलेस कर लेंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा रशिया के लिए। रशिया को सैनिकों की बहुत भारी कमी पड़ रही है, हथियारों की कमी पड़ रही है। रशिया जो है ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे अपने देश के कई युवा जो वहां पे नौकरियों के लिए गए थे, उनको धोखे से रशिया की सेना में शामिल कर लिया गया है, और अब जो है किसी तरीके से उनको बाहर निकाला जा रहा है वहां से। तो रशिया भी ऐसा नहीं है कि वो अनचैलेंज्ड है, रशिया को भी भारी क्षति उठानी पड़ी है, और रशिया इसको एंडलेस करके नहीं चल सकता। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो कल की बातचीत हुई है वो मॉस्को से उसके क्या रिएक्शंस आते हैं, और मॉस्को के रिएक्शंस के बाद ये देखना होगा कि अब आगे की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। जी, मैं माथुर सर के पास जा रहा हूं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए। रशिया तो आज भी युद्ध बंद कर दे, लेकिन वो चांडाल चौकड़ी पीछे पड़ी है, उसका क्या करें? पूरा का पूरा यूरोप जो है वो रशिया के पीछे लग गया है, जबकि पुतिन ने खुद ये साफ किया कि हम यूरोप में नहीं घुसना चाहते, हम यूरोप पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन यूरोप अगर युद्ध चाहता है तो फिर हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो फिर युद्ध, वॉर मॉन्गरिंग तो वेस्ट से हो रही है। बिल्कुल 100% ट्रू यार, जो हिट द नेल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं विवेक। ये जो लड़ाई है ये बिल्कुल कभी भी यूक्रेन की अकेले की लड़ाई नहीं थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यूरोप जो है आज जिस प्रकार से पिछले 4 साल में डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे यूरोप को कहीं ना कहीं एक बात समझ में आती है, मुझे नजर आ रही है, और वो बात ये है कि उनको एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यूरोप में चाहिएगा, जो कि अमेरिका विहीन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो। क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका ने जिस प्रकार से इस पूरी चीज को ऑर्केस्ट्रेट किया है, पूरी चीज को अपनी तरफ, अपने लाभ के लिए पूरा का पूरा अपनी तरफ इसको घुमा लिया है, उससे उनको इस बात पे यकीन को करना चाह रहे हैं, और इस बात पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि एक यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो जो कि अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से आश्रित ना हो। लेकिन वो उस चीज से अभी काफी दूर हैं, और उसको इस वजह से वो ये चाहते हैं कि वो एक ऐसा मैसेज कहीं ना कहीं दिखाएं कि उनको ये पता पड़ जाए कि रशिया अकेला जो है वो पूरे यूरोप को चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए, मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात ये है कि मिलिटरीली, इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है, मिलिटरीली आप रशिया को हरा नहीं सकते। न यूक्रेन की बस की बात है, न नाटो यूरोप के बस की बात है, और शायद कहीं ना कहीं अमेरिका के बस की बात भी नहीं है। मिलिटरीली आप उनको नहीं हरा सकते। अब
किस प्रकार से आप रशिया के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे। और यही अमेरिका पिछले 4-5 साल के 10-15 साल से यही बात कर रहा है कि उनको इकोनॉमिकली वीकर आप करते चले जाएं। और जब अगर आपका डिफेंस प्रोडक्शन 22% बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना किसी चीज की कॉस्ट पर बढ़ रहा है। तो मुझे जो जो संभावना नजर आती है वो ये नजर आती है कि या तो जैसा कि देवनाथ सर कह रहे थे कि आप यूक्रेन को मिलिटरीली इतना वीक कर दें कि वो उसको सरेंडर करने के अलावा उनके पास कोई चारा ना बचे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप इकोनॉमिकली रशिया को इतना दबाव में लाएं और इतना कमजोर करते हैं कि वो आपकी शर्तों को कहीं ना कहीं मानने का प्रयास कर, मानने पर बाध्य हो, जो कि आसान नहीं होगा। ये बात हम समझ लेते हैं। अब जहां तक इसका अर्थ ये हुआ कि या तो टोटल मिलिट्री कोलैप्स ऑफ यूक्रेन या इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ रशिया, जो भी जल्दी पहले आएगा उसकी वजह से सीज फायर होगा, लड़ाई बंद होगी। तीसरा जो सबसे बेहतर तरीका जो मैं बता रहा था कि वो ये है कि आप अपने अपने स्टैंड को मेल्ट डाउन करिए। पहले आप सीज फायर पे अग्री करिए, फिर दोनों, कोई उसमें अमेरिका नहीं होना चाहिए, कोई यूरोप नहीं होना चाहिए, कोई और नहीं। आपको यूक्रेन को, पुतिन को और जेलेंस्की को या जो भी उस समय वहां का लीडर है उनको बैठ करके बातचीत करनी पड़ेगी, अपने अपने स्टैंड्स को क्लियर करना पड़ेगा। और जो भी मेल्ट डाउन अपने स्टैंड में आप लाना चाहते हैं वो आपको एक दूसरे के साथ मिलकर के, अमेरिका कैन फैसिलिटेट, लेकिन वो अमेरिका इस बात का यकीन नहीं करवा सकता। तो जहां तक सवाल इस पूरी लड़ाई का है, मुझे लगता है कि मिलिटरीली यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है, शायद यूरोपियन यूनियन को मिलाकर के भी उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो रूस का सामना कर सकें। आपको रूस को आर्थिक रूप से तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा रूस की तरफ से कोई लेट डाउन मुझे लगता नहीं है कि होगा, और इसका परिणाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या फिर इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन कैसे करेंगे माथुर सर रूस को? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। पूरा यूरोप इनरिच्ड यूरेनियम, पूरा अमेरिका इनरिच्ड यूरेनियम रूस से खरीद रहा है, पूरा यूरोप गैस रूस से खरीद रहा है। ये किस तरह का पाखंड चल रहा है, यही तो समझ में नहीं आता है कि खेल ही कमाल का है। वही मैं कह रहा हूं विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिनको जिस प्रकार से आप, या तो अमेरिका पूरी तरह से, अमेरिका और यूरोप पूरी तरह से मिलिटरीली हाथ खींच ले यूक्रेन से, और या फिर अमेरिका और यूरोप पूरी तरह से रूस को इकोनॉमिकली चोक करें, और उसके लिए आपको अपनी गैस खरीदनी बंद करनी पड़ेगी, अमेरिका को यूरेनियम खरीदना बंद करना पड़ेगा। आधा यूरोप ठंड से जम जाएगा, आधा यूरोप खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, वही मैं कह रहा हूं। इस वजह से आपको कोई और ये तरीका, जो तीसरा जो मैं बता रहा था कि आप दोनों को साथ में बैठ करके अपने अपने स्टैंड एंड डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स में मेल्ट डाउन ला करके और इसको खत्म करना पड़ेगा। ये रूस के लिए भी ये लड़ाई को जारी रखना आसान नहीं है। अगर वॉर, जी बिल्कुल, मैं पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं, अगर वॉर मॉन्गरिंग वेस्ट से हो रही है तो वॉर क्रिमिनल भी तो वेस्ट और यूरोप के लोग ही हुए। वहां के लोग नहीं, वहां के लीडर्स हुए, जो पॉलिसी मेकर्स है वो हुए, उनकी वजह से युद्ध है। 100% कोई शक तो नहीं है। अब यूरोप इसीलिए फंस गया है कि उनको पॉलिटिकली, उनका जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके लिए प्रॉब्लम से, अगर वो वार से हट गया, क्योंकि वो रूसोफोबिया वाज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा ना। Exactly. उनको लोगों को क्या बोलेंगे अगर वो वार से हट गए तो बार बार वो उस रूसोफोबिया को आग लगाएंगे, उसको बड़ा करेंगे, फिर ऑब्वियसली नेटो को बढ़ा के फुला के उसको और एक्सपैंड करने की बात करेंगे। फिर अमेरिका तो है ही बिग डैडी बैठे हुए हैं, और यहाँ से पैसे जाते रहेंगे, पैसे इसे ऐसे भी जाते रहेंगे, क्योंकि वो अब यूरोप को भी आर्म्स सेल्स करते, यूक्रेन को भी आर्म्स सेल्स करते, यूरेनियम खरीद रहे हैं वहाँ रशिया से। लेकिन अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सर, अमेरिका के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ट्रम्प बार बार पुतिन को कॉल कर रहा है और उनके साथ एक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुतिन का जो आइडिया है, पुतिन का जो आस्क है और उनका जो मांग ही है, वो 2014 से चेंज ही नहीं हुआ। आपने तो नेटो एक्सपैंड करके उनके घर के पीछे लेके आ गए हो, उसके ऊपर कह रहे हो कि इंडिया
रशिया की वॉर फंड कर रहे, खुद यूरेनियम मिनरल्स वहां से खरीद रहे हो, एंड एक्सेट्रा लाइक दैट. दिस इज अ हिपोक्रिटिकल सिचुएशन. अमेरिका इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ एनीबडी सर. ये तो आज की बात नहीं है, किसिंगर में नहीं बोल के गए यही बात. आज आपने पाकिस्तान की बात बोले थे कि वहां पे बिजनेस कर रहे हैं. मैं तो कह रही हूँ कि सर गाजा की भी बात हो रही है, कुशनर के नाम वहां पे भी आई है, वहां पे ओशन फ्रंट प्रॉपर्टीज बनाने की बात कर रहे हैं. और अब कल की बात हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने स्पेसिफिकली और खुल के बता दिया, हम वी आर एट ए फुल फ्रंट वॉर विथ यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड ईयू, यूरोप. ये बता दिए. अब ये बंद नहीं होने वाला सर, ये वॉर की जमाना हो चुकी है. और आप किनको थैंक यू बोलना है? यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप को बोलिए. वो कौन है? वेस्टर्न कंट्रीज है. वो कौन है? एब्राहमिक वेस्टर्न कंट्रीज है सर. दे आर क्रिश्चियन वेस्टर्न वाइट countries. There is no ifs and buts about it. There is no sugar coating about it. There is nothing else about it. They are the one who actually created World War I, World War II, and जो World War III चल रहा है, कब से चल रहा है? 4 साल से चल रहा है. यही भी उन्हीं की देन है. और हम जैसे लोग, छोटे कंट्रीज, normal ordinary people are the one who's paying the price. Billionaires or not, they are making money. Even Zelensky made money. उनको तो पैसा मिल गया है, और अभी ये इलेक्शन हो गया, वो हार जाएगा, वो जाएगा, जाके बैठ जाएगा लंदन में. बहुत कमाल की, वहां ये से बहुत कमाल की डिबेट चल रही है करेंगे. पूर्णिमा जी, और ये बहुत डिस्कशन चल रही है. डिबेट तो नहीं, खैर मैं डिस्कशन कहूंगा, क्योंकि हम एक दूसरे की बातों से सहमत है. असहमत होते तो फिर मैं इसको डिबेट कह देता. ये बहुत कमाल का गेम चल रहा है पूरी दुनिया में. पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका पैसे कमा रहा है, नोट छाप रहा है इस युद्ध से, और कह रहे हैं भाई इंडिया जो है वो रूस को फंड कर दे रहा है. रूसोफोबिया से पूरे यूरोप को डराया जा रहा है. यूरोप के लीडर्स रूसोफोबिया से अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं. मैं चाहूंगा सभी पैनलिस्ट स्क्रीन पे आए. मैं जा रहा हूं यूके देवनाथ सर के पास. ये तो सारे एक्सपोज हो गए आज के डिस्कशन में, यूके देवनाथ सर. और एक तरह से आप देखिए कि किस तरह से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है. और आज की तारीख में मैं कहूं, अगर यूरोप और अमेरिका चाले, ये युद्ध एक सेकंड में बंद है. देवनाथ सर. विवेक, इसमें कोई शक नहीं है, यूरोप अमेरिका अगर चाहें तो ये युद्ध आज रात 12 बजे बंद हो जाए. देखिए किस तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है. अभी हमारे और इंडिया और अमेरिका की ट्रेड टीम्स नेगोशिएट कर रही हैं. ट्रंप साहब ने बेसिक टैरिफ 25% और रशिया का नाम लेकर 25% हम पर, टोटल 50% टैरिफ लगा दिया. ट्रंप साहब ये बोल रहे हैं कि भारत से रूस कच्चा तेल भारत को बेचता है, उसकी जो पैसे रशिया कमाता है उससे वो हथियार खरीदता है और इस लड़ाई को जीत रहा है, लड़ाई को लड़ रहा है. अब इससे ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है. देखिए मैं फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं. रूस से हम कच्चा तेल खरीदते हैं, हाँ, उसकी पेमेंट हम रुपये में कर रहे हैं. रशिया को हम पेमेंट जो है ना यूरो में करते हैं, ना डॉलर में करते हैं, ना पाउंड में करते हैं, हम पेमेंट करते हैं रुपये में. तो अगर हमने कच्चा तेल रूस से लिया है और रूस को बदले में लाखों करोड़ों अरबों रुपये दे दिए, तो उस रुपये से रशिया कहां से आर्म्स खरीदेगा? क्या दुनिया का कोई देश है जिसको रशिया रुपया दे दे और वो रुपये से रूस को हथियार दे दे? जाहिर बात है नहीं. तो ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर रूस कच्चा तेल बेचता है, भारत खरीदता है, उसके इनकम से रशिया इस युद्ध को लड़ रहा है, एकदम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सरासरी इलॉजिकल है. रशिया को जो हम रुपया देते हैं वो रशियन बैंक में जमा हो जाता है. उसके बाद उस रुपये से रशिया क्या करता है? क्या रशिया उस रुपये को अफ्रीका में बेचकर अफ्रीका से कुछ खरीद सकता है? अफ्रीका का कौन मुल्क है जो कि रशिया को कुछ भी देगा और बदले में रुपी पेमेंट लेगा? क्यों लेगा? कोई नहीं लेके राजी. इसी तरह से रशिया को जब हम रुपी पेमेंट करते हैं तो रशिया क्या वो रुपया चीन को दे सकता है और चीन से कुछ खरीद सकता है? नहीं. चीन क्यों रशिया से इंडियन रुपी लेगा? क्योंकि चीन के पास अगर लाखों अरबों करोड़ रुपया पहुंच जाए तो चीन उन रुपयों से क्या करेगा? तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि भारत के रुपया पेमेंट से रूस इस युद्ध को लड़ रहा है, सरासर फाइनेंशियल दुनिया के दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाना है.
इसमें कोई शक नहीं है कि रूस इस युद्ध को लड़ रहा है, वो अपने आंतरिक रिजर्व से लड़ रहा है। देखिए, रूस ने अपनी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको इस तरह से बनाया है कि वो नेटो के साथ युद्ध लड़ सके। यानी रूस यूक्रेन से लड़ने के लिए अपने जितनी सैन्य सामग्री बनाता है, मैं कंज्यूमेबल्स की बात कर रहा हूं, मशीन गन की गोलियां, रशिया में ऐसी ऐसी फैक्ट्री हैं जो कि आमतौर पे डेकोरेशन आइटम बनाती हैं, लिपस्टिक बनाती हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध चालू हो जाएगा नेटो के साथ, तो ये कंपनियां डेकोरेशन आइटम बनाना बंद कर देंगी। रशिया में लिपस्टिक का जो कवर है, केस, वो बनाना बंद कर देंगी और उसी मशीन से, उसी लेथ मशीन से, उसी वेल्डिंग प्लांट से, उसी शीट कटिंग मेटल से वो मशीन गन की गोलियां बनाना शुरू कर देंगे। तो रशिया जो है युद्ध लड़ रहा है क्योंकि वो अपने बलबूते पर हथियार बनाता है। क्या आज तक हमने सुना है कि रशिया को दूसरे लोगों ने हथियार दिए? ठीक है, ईरान ने कुछ ड्रोन दे दिए, शायद 136 दे दिए, लेकिन वो शायद पूरे युद्ध की 0.001% एफर्ट भी नहीं है। क्या रशिया को नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज्यादा सहायता दे दी? नॉर्थ कोरिया ने रशिया को टैंक के गोले, तोप के गोले दे दिए, लेकिन वो टोटल जो रशियन की अपनी फैक्ट्री है, नॉर्थ कोरिया से जो आए वो शेल, उसका 0.5% भी नहीं है। रूस अपने आप सब कुछ बनाता है। बाकी दुनिया में कौन देश है जो कि रूस को हथियार बेचने के लिए तैयार है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये भ्रमित कर रहे हैं दुनिया को, ये बता के कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर इसलिए लगाया क्योंकि भारत कच्चा तेल रूस से आयात करता है और उसके रुपया से युद्ध लड़ रहा है। जी विवेक। बिल्कुल, ये ट्रंप का और ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा आप कहिए, नैरेटिव कहिए, पूरी दुनिया को एक तरह से ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि वो जंग रोकना चाहते हैं और भारत जंग भड़काना चाहता है। ये कमाल का गेम चल रहा है। लेकिन जबकि हकीकत ये है कि आज अगर वेस्ट चाले तो अभी के अभी युद्ध खत्म हो सकता है और अभी के अभी सहमति बन सकती है। बहरहाल, आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हिंदुस्तान चाहता है युद्ध रुकनी चाहिए, जंग की बात नहीं होनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। उम्मीद है 2026 में इस युद्ध का भी खात्मा होगा। बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट के। हमारा आज का सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। सही जवाब भेजिए 72407 पर, 72407 पर। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल के विनर का नाम है रामस्वरूप, जो कि बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं। रामस्वरूप जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जल्दी आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।